ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री पोस्ट बजट वेबिनार में स्वास्थ्य और चिकित्सकीय अनुसंधान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह में कोविड टीकाकरण कार्यकारी समूह के अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. अरोड़ा और आकाशवाणी संवाददाता विभूति मिश्र। डॉक्टर एन.के. अरोड़ा, हमारे देश ने दुनिया के सामने वन अर्थ वन हेल्थ का विजन रखा है। साथ ही आज पीएम मोदी ने सप्लाई चेन के महत्व के बारे में भी बात की है। आप इसे किस रूप में देखते हैं? जब हम वन अर्थ और वन हेल्थ की बात करते हैं, इसके पीछे मेरे को जो समझ आता है वो भावना है वासुदेव कुटुंबकम की, कि सब हम एक परिवार हैं तो हमारा सब चीज जुड़ी हुई है और इसी तरीके से हमारे स्वास्थ्य और वेलनेस दोनों जुड़े हुए हैं। सप्लाई चेन वाला जो इशू है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि कोविड के दौरान कोविशील्ड वैक्सीन बनाने के लिए कुछ केमिकल्स की जरूरत थी और उस समय देश को वैक्सीन की बहुत जरूरत थी और वहां पर कुछ देशों ने वो केमिकल्स देने में आनाकानी करी। और यहाँ पर ये सारा का सारी सोच कि सप्लाई चेन कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सप्लाई चेन को कई देश हथियार के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। और इसी वजह से आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए बहुत महत्व दिया है और इसको प्राथमिकता देने का प्रयास किया है। और जो आगे पूरा बजट बना है उसमें इस सप्लाई चेन को एक महत्वपूर्ण है, चाहे वो दवाइयों के लिए है, वैक्सीन के लिए है, डिवाइसेस के लिए, नए इक्विपमेंट के लिए है। हर क्षेत्र में जो सप्लाई चेन का इशू है उससे जुड़े हुए जो उद्योग हैं उसके लिए एक प्राथमिकता देने का प्रयोजन किया गया है। और हमने ये देखा कि कोविड के समय में देश ने आगे बढ़ करके पूरी दुनिया को दिखाया और किस तरह से जो बाकी देश हैं उनकी भी सहायता की। बिल्कुल सही। और वो इस सोच के साथ है कि वन अर्थ और वन हेल्थ जब हम बात करते हैं और जब हम कहते हैं कि हम सब केवल अपने लिए नहीं सोच रहे, हम सबके लिए सोच रहे हैं। और यही वजह थी कि हम लोगों ने एक तरफ तो वैक्सीन मैत्री का कार्यक्रम चलाया, लेकिन साथ ही साथ 100 से ज्यादा देशों को जब उनके यहाँ दवाइयों की कमी पड़ी, चाहे वो पैरासिटामोल थी, चाहे बाकी दवाइयां थी कोविड ट्रीटमेंट करने के लिए, उन दवाइयों को हम लोगों ने सारी दुनिया के साथ साझा किया और ये एक बहुत गर्व की बात है। केंद्र सरकार ने इलाज को किफायती बनाने की कोशिश पर भी काफी बल दिया है। आयुष्मान भारत में 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था में देशवासियों के 80,000 करोड़ रुपए बचे हैं। इसे आप किस रूप में देखते हैं और समाज के किन तबकों को इस योजना से राहत मिल रही है? तो यहाँ पर एक जो बहुत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री जी ने कहा और वो बहुत समझने की चीज है और वो ये है कि आज जो बजट बनाया जा रहा है, ये अगर मैं खाली सोचूं कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए और सस्ता बनाने के लिए खाली एक छोटी सोच है, नहीं। एक समग्र तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरीके से सुदृढ़ किया जाए, स्वास्थ्य सेवाएं हर एक व्यक्ति तक पहुंचे और वो सुलभ हो, आसानी से मिल सके और साथ ही साथ सस्ती हो, ये एक पूरी सोच है। और उस सोच के साथ अगर जो है ये देश आगे बढ़ रहा है और यही बजट में बताने का प्रयास किया गया है। और इस तरीके से जब हम इस सारे कार्यक्रम को देखते हैं तो उसमें आयुष्मान भारत कार्यक्रम उन लोगों के लिए जिनको स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से सुलभ नहीं है, उनके लिए जो कार्ड बनाया गया है आयुष्मान कार्ड, ये उनके जीवन के लिए एक जीवन दायनी नहीं होता, पूरा ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। क्योंकि बीमारी के खर्चे की वजह से कई लोग जो जीवन यापन की एक बॉर्डर लाइन पे होते हैं वो गरीबी की तरफ खिसक जाते हैं। तो आयुष्मान भारत ने देश में 80,000 करोड़ रुपए का लोगों को इलाज जो किया गया है और अब जो आयुष्मान कार्ड बने हैं उससे जो कल ही अखबार में पढ़ रहा था कि पलवल जिले में किसी एक गरीब व्यक्ति का हार्ट की एंजियोप्लास्टी की गई। अब आमतौर पे एंजियोप्लास्टी 1-1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए लगते हैं, लेकिन आयुष्मान कार्यक्रम के अंतर्गत उसको वो सुलभ हो गई। तो इस वजह से ये कार्यक्रम को खाली हम 80,000 करोड़ रुपए के रूप में ही देखें, लेकिन उसके बियॉन्ड भी देखें कि पूरा परिवार का और व्यक्ति का जीवन में जो आमूल परिवर्तन आता है उसके साथ भी मिलकर के इसको देखना पड़ेगा। और इस तरीके से ये जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सुलभ भी हुई और अफोर्डेबल भी। जी, और इसी कड़ी में सरकार का ये भी ध्यान है कि लोगों को सस्ती दवाइयां मिले और इसी को लेकर है जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्र ये एक क्रांतिकारी सोच है और जिसकी वजह से आज दुनिया में हम
भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, लेकिन फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का मतलब ये नहीं कि यहाँ सारी दवाइयां बनती हैं और बहुत अधिक बनती है, लेकिन साथ ही साथ उनकी वैल्यू जो है इतने कम लेवल पे है कि वो सबके लिए सुलभ बन जाता है। और जन औषधि केंद्र उसी दिशा में, जिस तरीके से आयुष्मान भारत कार्ड बनाने की जो इंश्योरेंस की स्कीम है उसको सप्लीमेंट करता है, और लगभग 20,000 करोड़ का लोगों को फायदा इससे हुआ है। आज हिंदुस्तान में जन औषधि केंद्र करीब 9,000 केंद्र है, और कुल मिलाकर हम देखें तो 1 लाख करोड़ का लगभग गरीब तबके को फायदा हुआ है इन सुविधाओं को इस्तेमाल करके, जो छोटी मात्रा नहीं। और खास बात यह भी है कि अगर 2014 के मुकाबले हम देखें तो 260 नए मेडिकल कॉलेज जो हैं वो देश में खुले हैं, और लगभग ये संख्या दुगुनी हो गई। यानी सरकार का ये भी ध्यान है कि डॉक्टरों की भी कमी नहीं हो। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, और यही चीज को मैं दोबारा रेखांकित करना चाहूंगा कि जो इस समय देश में स्वास्थ्य से संबंधित सोच है वो एक समग्र तरीके से स्वास्थ्य को विकास का एक सहभागी माना गया है। और इसी सोच के अंतर्गत हम देखते हैं कि कोविड से पहले और कोविड से बाद बहुत सारी चेंजेस आए, हमारी समझ में आई। और 2014 में जैसे कि आपने बताया, उस समय मुश्किल से 60,000 करीब डॉक्टर हर साल बनते थे, और अब 1,10,000 के आसपास डॉक्टर प्रतिवर्ष हो रहे हैं। तो ये दुगने, क्योंकि हमें डॉक्टरों की बहुत अधिक जरूरत है, और खाली डॉक्टरों की जरूरत नहीं है। मैं इसी डायरेक्शन में देखता हूं कि ये जो नर्सिंग कॉलेज के बजट के लिए बात करी गई, 157 मेडिकल कॉलेज के साथ ही 157 नर्सिंग कॉलेज बनाने की बात करी गई है, ये सब उसी दिशा में है कि डॉक्टर के साथ साथ डॉक्टर को ये सहयोग देने के लिए पैरामेडिकल स्टाफ है, उसकी भी जरूरत है। और ये जो 150 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेज हैं, ये खाली संख्या को नहीं देखना है, बिल्कुल। इसका रूपरेखा के पीछे एक सोच ये है कि ये नए मानक स्थापित करे इस देश में। और हमारे यहाँ जो लगभग 5,000 नर्सिंग कॉलेज और ANM कॉलेज और बाकी हैं, उनमें सुधार हो सके, वो बेहतर किस्म की डॉक्टर्स मिल सके, और हम जो डॉक्टर को सहयोग मिलता है नर्सिंग का। और थोड़े समय में ये भी बात कर रहे हैं कि नर्स प्रैक्टिशनर, यानी जो कुछ छोटी बीमारियां हैं उनको वो बहुत अच्छी तरीके से उसको देख भी सके, जांच कर सके, इलाज कर सके। तो कुल मिलाकर ये 150-157 जो नर्सिंग कॉलेज हैं, ये केवल एक संख्या नहीं है, इसके पीछे सोच ये है कि पूरे के पूरे नर्सिंग का जो परिप्रेक्ष्य है हमारे देश का, उसकी गुणवत्ता को उसमें आमूल परिवर्तन किया जाए, और साथ ही साथ ये डॉक्टर के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग बन के आए, और पूरी स्वास्थ्य सेवाओं को हम 2047 के लक्ष्य की तरफ बढ़ सके। समय की गति के साथ सरकार का ध्यान तकनीकी पर भी है, और इसी कड़ी में एक कोशिश है ई-संजीवनी। इसे जनता को कितना लाभ मिलता है आप देख रहे हैं? तकनीक में मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूं कि देखिए, कोविड के दौरान हमने देखा कि कोविन जैसी IT तकनीक को जब हमने यूज किया तो 2.25 अरब टीके दिए गए, जिसका एक का लेखा जोखा रखा जा सका। ये मुमकिन नहीं था मैकेनिकली करने का। यही था कि इस बीच में ई-संजीवनी जो कार्यक्रम है कि भाई डॉक्टर से मरीज नहीं मिल सकता तो कोई और तरीका है, और ये ई-संजीवनी के थ्रू हम वर्चुअल तरीके से टेलीमेडिसिन वाला प्रोग्राम अब लोगों ने सीखा है, और इसके फायदे हैं। तो कल अगर किसी व्यक्ति का बड़े अस्पताल में ऑपरेशन करा के आता है और उसको कहा जाता है कि तुम 15 दिन बाद आ जाओ, हर 1 महीने बाद आ जाओ, अब उसको दूर दराज लद्दाख से आना है, तो अगर हम ई-संजीवनी का इस्तेमाल करते हैं तो वो हो सकता है कि उसको 3 महीने बाद आने की जरूरत है, और हर 15 दिन बाद दिखाने की जगह वो टेलीमेडिसिन के तरीके से। तो ई-संजीवनी एक नया टेक्नोलॉजी का तरीका है जिसको बहुत बढ़ावा दिया जाएगा आगे आने वाले समय में, जिससे कि कम खर्च में ज्यादा लोगों को डॉक्टरी सुविधा, डॉक्टरी कंसल्टेशन मिल सकेगी, लेकिन साथ ही साथ जो गुणवत्ता है उसको भी बनाया जाने, यानी हाइब्रिड सिस्टम इसको बना करके। और ई-संजीवनी से ऑलरेडी करोड़ों लोगों ने इसका फायदा उठाया है, और आगे आने वाले समय में ये और भी ज्यादा इसका लोग फायदा उठा सकेंगे। डॉक्टर अरोड़ा, इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ने और महत्वपूर्ण विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री पोस्ट बजट वेबिनार में स्वास्थ्य और चिकित्सकीय अनुसंधान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह में कोविड टीकाकरण कार्यकारी समूह के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा और आकाशवाणी संवाददाता विभूति मिश्र। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।